Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. So today we are studying about companion matrix. Companion, you are my companion. So kind of two things are related to each other. How they are related? They are companion to each other. They are stuck to each other. What are these two things? Let us go ahead and let us define what is companion matrix. So a companion matrix is a square matrix. Note down, it is a square matrix. It cannot be a rectangular matrix. A square matrix whose characteristic polynomial is directly defined by its last column or रो कोएफिशिएंट्स. ठीक है, एक मैट्रिक्स जिसके हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बता सकते हैं डायरेक्टली उसकी लास्ट कॉलम देखकर या फिर उसके लास्ट रो देखकर हम डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स बता सकते हैं. ठीक है, तो यानी कि कुछ रिलेशन है किसमें, मैट्रिक्स में और पॉलिनोमियल में. ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कंपेनियंस है. ठीक है, नाउ लेट अस से देयर इज अ गिवन मोनिक पॉलिनोमियल. मोनिक पॉलिनोमियल मतलब जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट्स क्या हो, हमारा 1 हो. लीडिंग जो पावर होगी x की उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, उसका कोएफिशिएंट आपका 1 होगा. मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. ओके, हमारा पॉलिनोमियल n डिग्री का है. से px is equals to x raised to power n plus cn minus 1 x raised to power n minus 1 plus and so on plus c1x plus c0. ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कंपेनियन मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं cp जो px के साथ एसोसिएटेड होगी. तो सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स बना रहे हैं तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितने साइज की बनेगी, क्या कितनी पोजीशंस होंगी हमें फिल करने के लिए. तो जितनी डिग्री है पॉलिनोमियल की उतने ही साइज की हमारी कंपेनियन मैट्रिक्स बनेगी. फिर हमने देख लिया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो हम n क्रॉस n की बनाएंगे. ठीक है, मैट्रिक्स का साइज मिल गया हमें. ओके, नेक्स्ट बनाएंगे कैसे. तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था, जो हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट है वो तो 1 है. एक मोनिक पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में हम कंपेनियन मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं. तो ये तो पता ही है, मोनिक पॉलिनोमियल हमने डेफिनेशन में लिख दिया तो इसको तो मैट्रिक्स में लिखने की जरूरत नहीं है. किसके बारे में नहीं पता हमें, इन कोएफिशिएंट के बारे में नहीं पता, तो हमें ये लिखने की जरूरत है. तो हम क्या करेंगे, पीछे से शुरू करना है, कांस्टेंट टर्म से शुरू करना. ध्यान देना, x रेज टू पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट नहीं लिखना, पहले कांस्टेंट टर्म से शुरू करना है. और इन सब के आगे माइनस का साइन लगा देना. जो भी कोएफिशिएंट है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखना है. तो सबसे पहले क्या करो, जो आपकी मैट्रिक्स है उसका जो लास्ट कॉलम है उसमें पीछे से शुरू करेंगे, कांस्टेंट टर्म से शुरू करेंगे और उनके आगे माइनस साइन लगाते हुए आपने सारे कोएफिशिएंट लास्ट कॉलम में लिख दीजिए. ठीक है, अब कितने कॉलम्स बचे आपके पास, n-1 कॉलम्स बचे हैं. तो इस n-1 कॉलम्स में आपको क्या करना है, ये जो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ना, इसमें जो सब डायगोनल पोजीशन है उन पर आपको 1 रखना है. जो डायगोनल पोजीशंस हैं उन पर 0 रखना है. बस एक आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, आपका cn-1 का सॉरी x रेज़ टू पावर n-1 का कोएफिशिएंट cn-1 आएगा, उसका नेगेटिव टाइम्स आएगा. ठीक है, बात हुई कैसे बनाना है. तो कैसे बनाना है, पॉलिनोमियल हमने बोला मोनिक पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में बनाएंगे. तो x रेज़ टू पावर n का कोएफिशिएंट तो कंफर्म है कि 1 ही होना चाहिए. अगर 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा कंपेनियन मैट्रिक्स बनाने के लिए. डिवाइड कर देंगे उसके कोएफिशिएंट से. ओके, देन किसमें दिक्कत है भाई, ये कोएफिशिएंट कुछ अलग हो सकते हैं, इनको हमें पता होना चाहिए तभी हम मैट्रिक्स बना पाएंगे. तो हमने क्या किया, पीछे से कांस्टेंट टर्म से शुरू किया है, सारे कोएफिशिएंट्स के आगे माइनस का साइन लगाया और उनको लास्ट कॉलम में रख दिया. उसके बाद जो बची हुई मैट्रिक्स है वो कैसे बनानी है, सारी जीरो से फिल करनी है. कहां पर जीरो फिल नहीं करना है, जहां पर हमारी सब डायगोनल पोजीशंस है n क्रॉस n मैट्रिक्स की, वहां पर हमें फिल नहीं करना है जीरो, वहां पर हमें 1 फिल करना है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी n-1 क्रॉस n-1 क्रॉस n-1 जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये आपकी आइडेंटिटी है. ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आइडेंटिटी लिखनी है आपको n-1 की. ऊपर वाली पूरी 0 है, लास्ट में यहाँ पर आपका माइनस c0 है और नीचे आपके ऐसे ही सारे कोएफिशिएंट लिखने हैं माइनस cn-1, ऐसे भी याद रख सकते हो. ठीक है, लेकिन जैसे तुमने डेफिनेशन में देखा था कि यहाँ पर और करके कुछ और भी लिखा था कि या तो लास्ट कॉलम से हमें कोएफिशिएंट पता चल जा रहे हैं या फिर लास्ट रो से हमें कोएफिशिएंट पता चल जा रहे हैं. तो यहाँ से तो लास्ट कॉलम, ये रो से कैसे पता लगेंगे. तो कई बार हम क्या करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज लिखते हैं. ठीक है, अब हमें पता है कि भाई ए और उसके ट्रांसपोज दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो सेम ही होना है. ट्रांसपोज करने से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा. ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लिख देते हैं. इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी n-1 क्रॉस n-1 की. यहाँ पर आपका 0 0 आ जाएगा और अब लास्ट रो में आपके क्या होंगे, कोएफिशिएंट्स होंगे. ये आपकी n क्रॉस n की मैट्रिक्स बन जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपके पास एक सब मैट्रिक्स है, इस CP की एक सब मैट्रिक्स है n-1 क्रॉस n-1 की, जो कि क्या है, आइडेंटिटी है. जो कि क्या है, आइडेंटिटी है. अब तुम यहां से अगर देखोगे तो इस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा. ठीक है, मतलब मेरे पास CP की हमेशा एक सब मैट्रिक्स होगी n-1 ऑर्डर की जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा. इसका मतलब रैंक ऑफ CP जो है वो हमेशा ही क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू n-1 होगा.
ठीक है। और हमने देखा था कि रैंक जो है वो लेस देन इक्वल्स टू साइज ऑफ द मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर रैंक ऑफ सीपी के लिए दो ही चॉइसेस होंगी, या तो वो n-1 हो सकती है या फिर n हो सकती है। किस पर डिपेंड करेगा? इस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा। अगर ये हमारा जीरो हो गया तो ये पूरी रो जीरो हो जाएगी, पूरी कॉलम जीरो हो जाएगी। पूरी कॉलम जीरो होते ही हमारा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, और उसके बाद हम बोलेंगे कि रैंक तो n हो ही नहीं सकता। डिटर्मिनेंट जीरो इफ एंड ओनली फॉर रैंक इज नॉट इक्वल्स टू n। ये हमने रिजल्ट देखा था रैंक वाली वीडियो में, ठीक है। तो उस केस में अगर सी नॉट हमारा जीरो हो जाता है तो हमारी जो रैंक है वो n नहीं हो सकती, तो हमारी रैंक क्या हो जाएगी? n-1 हो जाएगी। और अगर सी नॉट नॉन जीरो है तो हमारी जो रैंक है वो n हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपेनियन मैट्रिक्स अगर आपने बनाई है, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल मोनिक पॉलिनोमियल के कोरस्पॉन्डिंग, तो उसकी रैंक या तो n हो सकती है या फिर n-1 हो सकती है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं उसकी रैंक n-1 हो सकती है या n हो सकती है। अगर उसकी रैंक n-1 है तो रैंक की डेफिनेशन में हमने एक चीज पढ़ी थी कि रैंक अगर n-1 है, इसका मतलब क्या है कि उसके n-1 कॉलम्स या फिर n-1 रोज क्या होंगी? आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी, तभी रैंक n-1 है। तो अगर तुम इस कंपेनियन मैट्रिक्स में ऑब्जर्व करो तो आपकी जो पहली n-1 रोज हैं वो आपस में क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ऑब्जर्व कर पा रहे हो इतनी बात? ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? और सिमिलरली आप देखोगे कि ये जो हमारे पीछे वाले ये कॉलम्स हैं, ये भी हमारे n-1 कॉलम्स जो हैं ये आपस में क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ओके। आई होप कंपेनियन मैट्रिक्स का क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, किसी पॉलिनोमियल के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, और उस पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो डायरेक्टली हमारी कहाँ से पता चल जाएंगे? या तो लास्ट कॉलम से या फिर हमें लास्ट रो से पता चल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस साइन के साथ हमने कोएफिशिएंट लिखे हैं, तो जब आप पॉलिनोमियल बनाओगे तो आपको ये माइनस साइन ड्रॉप करना होगा, ठीक है। और अगर आपको पॉलिनोमियल दिया है और उससे आप मैट्रिक्स बना रहे हो तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, मतलब साइन अलग होंगे दोनों जगह, ठीक है, कोएफिशिएंट्स के, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि जो ये पॉलिनोमियल होगा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, वो जो हमारा जिस पॉलिनोमियल के कॉरस्पॉन्डिंग से पी एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपने सीपी बनाई है, कंपेनियन मैट्रिक्स बनाई है, उसी में आप एक्स की जगह लैम्डा रख दीजिए, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। मतलब कि जिस पॉलिनोमियल के मोनिक पॉलिनोमियल के कॉरस्पॉन्डिंग आपने कंपेनियन मैट्रिक्स बनाई थी वो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ही बन जाएगा। तभी तो वो उसके कोएफिशिएंट्स हमें डायरेक्टली लास्ट कॉलम से मिल रहे थे, ठीक है। देखो कैसे। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है कि a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट हमें निकालना। तो ए यहाँ पर सॉरी सी पी माइनस लैम्डा आई हो जाएगा, उसका हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सी पी माइनस लैम्डा आई क्या बनेगा हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 है 1 है और 1 है, यहाँ 0 है यहाँ 0 है यहाँ 0 है, ऊपर भी पूरा 0 है। लास्ट कॉलम में हमारे पास माइनस सी नॉट है, माइनस सी 1 है, माइनस सी 2 है, और यहाँ पर माइनस सी एन माइनस 1 है। ऐसा कुछ माइनस लैम्डा, ऐसा कुछ हमारे पास क्या रहेगी? मैट्रिक्स बन जाएगी। सही बात है, क्लियर है ना ये बात? डैश 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 डैश, ओके। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? तो हम इसके थ्रू एक्सपेंड कर ले या फिर इसके थ्रू एक्सपेंड कर लो, किसी के भी थ्रू आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो अगर हम रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस लैम्डा इनटू हमारे पास डिटर्मिनेंट हो जाएगा ये पूरा, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस सी नॉट के आगे हमारे पास आ जाएगा -1 रेज टू पावर जो भी आपका है, ये आपका 1 प्लस एन, ठीक है, 1 प्लस एन आ जाएगा पावर में, इनटू आपका ये इसका डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? आप इस मैट्रिक्स को जब ऑब्जर्व करोगे तो ये आपकी क्या बनेगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट तो क्या होना है? इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, और डायगोनल पर क्या है? 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका डिटर्मिनेंट 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? माइनस सी नॉट टाइम्स जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -1 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स जो हमारे पास ये इसका डिटर्मिनेंट आएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा बताओ जरा? इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? अगेन फर्स्ट रो से एक्सपेंड करोगे तो -c1 आ जाएगा, वो इस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लैम्डा c1 आ गया, ठीक है। और -c1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? अगेन ये मल्टीप्लाई होगा, तो डिटर्मिनेंट क्या होना है? इसका 0, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और माइनस लैम्डा के साथ अब हमारा क्या मल्टीप्लाई होगा? इस पूरे को एक्सपेंड करके देखोगे ना तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो सिंपली जो आपने जिस पॉलिनोमियल से कंपेनियन मैट्रिक्स बनाई है वही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ये मैट्रिक्स बचेंगी ना वो हमारी क्या बनेंगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेंगी, उनका डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा। फिर जो उधर बचेगी पूरी मैट्रिक्स उसका आप एक्सपेंड करते जाओगे। क्लियर है ना बात? ऑब्जर्व कर पा रहे हो पैटर्न? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि फॉर कंपेनियन मैट्रिसेस जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बराबर ही आता है।
तो इन जनरल हमारा क्या होता है, इन जनरल हमारे पास होता है कि सपोज हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पी लैम्डा आया एक्स माइनस सॉरी लैम्डा माइनस लैम्डा 1 की पावर r1 लैम्डा माइनस लैम्डा 2 की पावर r2 ऐसे करके आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया। लैम्डा जे कर लेते हैं आर जे, ठीक है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा जे आपके पास आइगन वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे बनता है, मिनिमल पॉलिनोमियल में ये फैक्टर्स तो सारे जाएंगे बट पावर्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकती है। अब पावर क्यों डिफरेंट हो पाती है, सपोज यहाँ पर हमारे पास ये आ गया मिनिमल पॉलिनोमियल। अब ये पावर क्यों फर्क आ रहा है, ये फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सपोज लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें जो आइगन वेक्टर है वो r1 नहीं मिले, r1 नहीं मिले, उससे कम मिले। सपोज मेरे पास r1 की वैल्यू क्या थी, 4 थी, ठीक है। तो अगर मेरे पास 4 आइगन वेक्टर मिल जाते हैं तो यहां पर हमारे पास लीनियर फैक्टर होता है, लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो फैक्टर बनता है वो लीनियर बन जाता है। m1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाती, 1 आ जाती। क्यों आ जाती 1, क्योंकि जब आप जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाओगे तो उसमें आपका जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 उसका जो मैक्सिमम साइज होगा वो 1 क्रॉस 1 का होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास 4 आइगन वेक्टर्स मिल गए। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सबसे पहले देखो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो अगर आपके पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है किसी मैट्रिक्स की, उसकी आइगन वैल्यूज है हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा जे, तो इन लैम्डास के कोरस्पॉन्डिंग उनमें क्या होंगे, जॉर्डन ब्लॉक होंगे, ठीक है। जैसे हमने लिया लैम्डा 1 तो लैम्डा 1 की पावर कितनी है, 4 पावर है किसमें, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में, मतलब उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 4 है, ठीक है। इसका मतलब की होगा कि आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 1 4 बार डायगोनल पर दिखाई देगा, 4 बार डायगोनल पर दिखाई देगा, ओके। उसके बाद अगर ऐसा है कि आपको 4 आइगन वेक्टर मिल गए, 4 अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी थी और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स भी मिल गए, तो आपको क्या मिलेगा, जो नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स हैं या फिर आप बोल सकते हो वही आपकी क्या बनती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बनती है। वो क्या डिसाइड करेगा कि इस लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग कितने जॉर्डन ब्लॉक बनाए जा सकते हैं, जॉर्डन ब्लॉक की संख्या डिसाइड करेगा। अब हम बोल रहे हैं कि हमारी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 4 थी और हमें 4 आइगन वेक्टर भी मिल गए, मतलब हमारे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 4 है, मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग 4 जॉर्डन ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। 4 जॉर्डन ब्लॉक बनाए जा सकते हैं तो 1 2 3 4, अगर हमें 4 जॉर्डन ब्लॉक बनाने हैं तो सबको सिंगल सिंगल ही रखना पड़ेगा, एक ब्लॉक का मैक्सिमम साइज 1 ही रखना पड़ेगा। अब जो लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग जितने भी जॉर्डन ब्लॉक तुमने बनाए उनमें से मैक्सिमम साइज कितना है वो आपका मिनिमल पॉलिनोमियल में उस लैम्डा 1 के फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग की पावर बनता है, ठीक है। तो 4 था, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी आपकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर आ गई, तो एक्जैक्टली आपका 1 क्रॉस 1 के जॉर्डन ब्लॉक्स बन गए, तो आपका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वहां पर लीनियर फैक्टर गया। नाउ सपोज दूसरा केस लेते हैं, हम बोल रहे हैं कि हमें तो लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग 3 ही आइगन वेक्टर मिले, कितने आइगन वेक्टर मिले, 3 आइगन वेक्टर मिले, तो इसका मतलब है कि लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग में 3 ही जॉर्डन ब्लॉक बना सकती हूँ। कितने ब्लॉक बना सकती हूँ, 3 जॉर्डन ब्लॉक बना सकती हूँ, उससे ज्यादा जॉर्डन ब्लॉक नहीं बना पाऊंगी, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 को क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन करना पड़ेगा। तो कितनों में पार्टीशन करना है, 3 में पार्टीशन करना है, क्योंकि जॉर्डन ब्लॉक कितने चाहिए, 3, क्योंकि आइगन वेक्टर कितने आए, 3, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, 3, ठीक है। तो कैसे कैसे पार्टीशन किया जा सकता है, तो 3 1 1 ऐसा हो सकता है क्या, ना 2 1 1 हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, 2 + 1 इज 4, राइट, 2 + 1 इज 4। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जॉर्डन ब्लॉक 2 साइज का रखना पड़ेगा, मतलब 2 एक साथ रखने पड़ेंगे और मुझे 2 1 क्रॉस 1 के रखने पड़ेंगे। अब इस हिसाब से क्योंकि मेरे पास 3 आइगन वेक्टर थे तो ओनली पॉसिबल पार्टीशन यही है, राइट। तो इस हिसाब से जो मेरा मैक्सिमम जॉर्डन ब्लॉक है लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग वो कितने का आया, 2 का आया। तो जब आपके पास ये केस था कि आपकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 4 और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 थी, तो हमने ऑब्जर्व किया कि आपके पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसमें लैम्डा 1 का जो फैक्टर है उसकी पावर कितनी आ रही है, जो मैक्सिमम साइज आपका बन रहा है जॉर्डन ब्लॉक का वो कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, ठीक है। अब एक और देखो, अगर हमने बोला कि भाई जीएम मेरे पास आया 2 ही आया, मतलब मुझे लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग 2 ही आइगन वेक्टर मिले, तीसरा भी नहीं मिला, ठीक है। कितने मिले, 2 मिले। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब मैं सिर्फ 2 ही जॉर्डन ब्लॉक बना पाऊंगी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या डिसाइड करेगी, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा 1, ठीक है। तो कितने जॉर्डन ब्लॉक बना पाऊंगी, सिर्फ 2 ही जॉर्डन ब्लॉक बना पाऊंगी कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1। तो अब मुझे 4 का पार्टीशन देखना है, कितने में, 2 में पार्टीशन करना है, 4 का पार्टीशन करना, बंटवारा करना है 2 में। तो अब मैं अगर बहुत ही न्याय प्रिय इंसान हुई तो मैं 2 2 कर सकती हूँ, मतलब एक जॉर्डन, एक 2 का +2, क्योंकि 2 + 2 भी 4 होता है। फिर मैंने कही भाई मैं तो पक्षपात करूंगी, एक को ज्यादा दूंगी और एक को कम दूंगी, 3 + 1 में भी किया जा सकता है,
सही बात है, 3 + 1 भी 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस अराइज हो गए। अगर मैं इस हिसाब से देखूं, ठीक है, अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो क्या बनेगा मेरे पास कुछ इसका जो लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग है जॉर्डन ब्लॉक, वो 2x2 का बनेगा एक, और दूसरा भी 2x2 का बनेगा। तो मतलब एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है। और इस केस में मैक्सिमम साइज कितना बना जॉर्डन ब्लॉक का? 2 बना। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा इसका, उसमें लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी पावर भी कितनी होगी? 2 ही होगी। अगर मैं ये देखूं, अगर मेरा पार्टीशन ये हुआ 3 + 1 का, तो अब मेरे कैसे दिखेगी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो दिखेगी इस मैट्रिक्स की, उसमें एक ब्लॉक 3x3 का होगा, मतलब कि सपोज ये वाला 3x3 का ब्लॉक है, और एक हमारा 1x1 का होगा, ठीक है। अब इन दोनों में मैक्सिमम साइज कितना आया? मैक्सिमम साइज आया 3। मैक्सिमम साइज का जॉर्डन ब्लॉक लैम्डा 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा आया? 3 आया। तो इसलिए यहां पर जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, अब उसमें लैम्डा 1 का जो फैक्टर है उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये पावर कैसे डिसाइड होगी कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन ब्लॉक्स इंक्लूड किए जा रहे हैं उनकी मैक्सिमम पावर कितनी? सही है। अच्छा, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल, उनमें सेम ही डिग्री रह रही है। डिग्री सेम रह रही है, इसका क्या मतलब है? डिग्री कब कम हो सकती थी? डिग्री कब कम हो सकती थी? जब एक से ज्यादा जॉर्डन ब्लॉक हो, ठीक है। समझ पा रहे हो? देखो, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल में लैम्डा 1 की डिग्री 3 है, इसका मतलब क्या है? लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है उसकी डिग्री 3 है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक 3x3 का ब्लॉक होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ आई? क्योंकि पावर 3 कब आ रही थी? जब मैक्सिमम जॉर्डन ब्लॉक आपके पास 3x3 का होगा, तभी तो पावर 3 आएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम बोल रहे हैं कि पी लैम्डा में जो पावर है, सपोज आपके पास है लैम्डा माइनस लैम्डा 1 की पावर R1, वही आपकी कहाँ रह रही है? वही पावर आपकी कहाँ रह रही है? मिनिमल पॉलिनोमियल में भी रह रही है। इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल में यही पावर, इसका मतलब आपके पास R1 क्रॉस R1 का एक जॉर्डन ब्लॉक होगा। अब आपके पास जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी थी उतने का ही आपके पास जॉर्डन ब्लॉक है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास एक ही जॉर्डन ब्लॉक था, जॉर्डन ब्लॉक दूसरा बनने की तो गुंजाइश ही पैदा नहीं हुई। जब एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी R1 थी, मतलब डायगोनल पर आपने लैम्डा 1 लिखा ही R1 टाइम्स है और आपने R1 क्रॉस R1 का ही ब्लॉक बना दिया पूरा, ठीक है। तो कुछ और तो बचा ही नहीं, तो मतलब आपके पास एक ही जॉर्डन ब्लॉक बना। एक ही जॉर्डन ब्लॉक मतलब एक ही आइगन वेक्टर बना। तो कंपेनियन मैट्रिक्स की एक खासियत होती है कि उसमें हर एक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही जॉर्डन ब्लॉक बनता है, मतलब एक ही आइगन वेक्टर मिलता है, एक आइगन वेक्टर ही मिलता है। मतलब कंपेनियन मैट्रिक्स में किसी भी आइगन वैल्यू, अगर कोई भी आइगन वैल्यू आई है, उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपका जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो हमेशा 1 ही होगी। ऐसा क्यों? और 1 ही होगी, ये बाद में डिस्कस करेंगे, अभी रुकिए थोड़ा। 1 ही होगी इसीलिए जो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और मिनिमल पॉलिनोमियल है वो दोनों आपके क्या होते हैं? बराबर रहते हैं कंपेनियन मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। ये रिजल्ट समझ आया, प्रॉपर्टी समझ आई कि इसके जो मिनिमल पॉलिनोमियल है और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो सेम रहते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उस पर आएंगे, मैंने आगे वो प्रॉपर्टी लिखी है तब मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास डिटर्मिनेंट की, कि किसी भी कंपेनियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे बताओगे। तो कंपेनियन मैट्रिक्स है, उसका लास्ट कॉलम देखो, लास्ट कॉलम में अगर आपके पास ये वाला फॉर्मेट है कि आपकी सब डायगोनल पर 1 है, लास्ट कॉलम में आपके पास एंट्रीज हैं, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट होगा, फर्स्ट रो में आपका जो लास्ट कॉलम में एंट्री होगी वो आपकी क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि भाई यहाँ पर क्या लिखा था? -C0, तो यहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट करोगे? C0 एक्सट्रैक्ट करोगे पहले। और डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं तो -1n टाइम्स C0 होता है, कॉन्स्टेंट के साथ -1n मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों? तो भाई तुमने रिलेशन पढ़ा होगा बचपन में, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल और उसके रूट्स के बीच में रिलेशन पढ़ा होगा। डिटर्मिनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, और आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस कंपेनियन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? यही बनेगा जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये मैट्रिक्स हमने बनाई है, राइट, यही बनेगा। और उसके बाद हमें पूछा कि क्या पूछा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आइगन वैल्यूज क्या होंगी? इसके रूट्स होंगी, इसके रूट्स होंगी। फिर हमें पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे बताओगे? यहाँ से माइनस से शुरू करोगे, माइनस प्लस माइनस ऐसे करते हुए यहाँ तक जाना है। तो -1n इंटू C0 आपका क्या बनता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनता है। तो इसलिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ द कंपेनियन मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या बन जाएगा? -1n टाइम्स C0 आपका डिटर्मिनेंट बन जाएगा। बात आई ट्रेस की, तो ये कंपेनियन मैट्रिक्स तुम्हें दिख रही है, डायगोनल पर अगर देखोगे तो एक ही एंट्री है आपकी 0 के अलावा, कौन सी? -Cn-1, तो वही आना है। ट्रेस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह का पैटर्न है, मतलब आपका लास्ट कॉलम जब आपके कोएफिशिएंट दे रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि आपका क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? सब डायगोनल पर 1 है, देन आपका लास्ट जो कॉलम है वहां पर एंट्रीज होंगी। और जब ये होगा कि लास्ट रो कोएफिशिएंट दे दिया तो आपके सुपर डायगोनल पर 1 है,
ठीक है, तो आपका ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, ये दो पैटर्न फॉलो होंगे। ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसमें। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रैंक वाला रिजल्ट है, प्रॉपर्टी है कि इफ सी नॉट हमारा जीरो हो गया, सी नॉट जीरो हो गया तो रैंक क्या हो जाएगी हमारी n-1। दो ही पॉसिबिलिटी कंपेनियन मैट्रिक्स के लिए, या तो रैंक n-1 या फिर n। जैसे ही रैंक n-1 हुई, डिटर्मिनेंट जीरो है, इसका मतलब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी। ठीक है, अगर हमारा सी नॉट नॉन जीरो है मतलब रैंक हमारी n होगी, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी, इन्वर्स निकाल पाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो सीपी होगी वो डायगोनलाइजेबल होगी ओनली इफ पी लैम्डा हैज डिस्टिंक्ट रूट्स। इससे पहले रुको, हम आइगन वैल्यूज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ओके आइगन वैल्यूज हमने पता है, आइगन वैल्यूज किसी भी मैट्रिक्स की अगर हमें निकालनी है तो वो क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स होती है। यहाँ पर हमने देखा जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो क्या है, वही पॉलिनोमियल है जिससे हमारी मैट्रिक्स बनी है। ठीक है, तो उसी के रूट्स हमारे क्या बन जाते हैं, आइगन वैल्यूज बन जाते हैं। अब हम पहले प्रॉपर्टी 8 देखते हैं जो क्या कह रही है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच ऑफ द आइगन वैल्यू इज 1। अगर कोई आइगन वैल्यू इसकी बन रही है तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। यहीं से हमारे जो बाकी रिजल्ट हैं वो आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारी क्या होती है, वो बताती है कि हमें एक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने एलआई आइगन वेक्टर मिल रहे हैं, वो हमारा क्या बता देता है, क्या बता देता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बता देता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यू। ठीक है, और कुछ किसी और तरीके से देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं कि ये आइगन वेक्टर्स हैं, ये हम क्या निकालते हैं, एल आई आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। वैसे किसका बेस बनाते हैं, आइगन स्पेस का बेस बनाते हैं। और वो आइगन स्पेस कैसे निकलता है, वो आइगन स्पेस हम निकालते हैं इस तरह से, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें आइगन वेक्टर्स ढूंढने हैं तो वो किस तरह के होंगे, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी टाइप्स के होंगे। लैम्डा अगर हमारे आइगन वैल्यू है तो, और भी हमारे नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमने देखा कि भाई ए बी माइनस लैम्डा बी कर देंगे जीरो के बराबर। यहाँ से हमने देखा ए माइनस लैम्डा आई बी वो है जीरो के बराबर। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई कि नल स्पेस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई जो होगा, ठीक है, नल स्पेस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी मैट्रिक्स के साथ वी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो जीरो हो जा रहा है, तो वो वेक्टर जो इस मैट्रिक्स के नल स्पेस में जा रहे हैं वो हमारे आइगन वेक्टर बन जाएंगे। नॉन जीरो वेक्टर ले लेंगे तो वो आइगन वेक्टर बन जाएंगे। ठीक है, और उनमें से हमें एल आई आइगन वेक्टर ढूंढने हैं। ठीक है, तो जीरो तो ट्रिवियली सेटिस्फाई कर जाएगा, तो नल स्पेस हमारा क्या बन जाएगा, जीरो जाएगा उसमें, और हमारे बाकी जो नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स अगर हैं तो वो चले जाएंगे। ठीक है, उनका अगर हमें बेसिस निकालना है, उनका हम बेसिस निकाल देंगे। बेसिस में क्या होता है, एल आई होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और इसको स्पैन कर रहे होंगे। ठीक है, तो डायमेंशन अगर हम निकाल दें, फिर डायमेंशन क्या दे देगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, मतलब नंबर ऑफ एल आई आइगन वेक्टर्स, राइट। तो ये जो डायमेंशन ऑफ दिस नल स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, नलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नलिटी। तो नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई क्या दे देगा हमें, नंबर ऑफ एल आई वेक्टर्स जो कहा जा रहे हैं, नल स्पेस में जा रहे हैं, किसके, ए माइनस लैम्डा आई के। और जो ये आइगन वेक्टर, जो ये वेक्टर्स होंगे, एल आई वेक्टर्स होंगे, तो हम एल आई बोल रहे हैं तो नॉन जीरो होंगे। ठीक है, जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो इज एल डी वेक्टर। ठीक है, तो ये नॉन जीरो होंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एल आई आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे, क्योंकि आइगन वेक्टर होने के लिए क्या कंडीशन है कि नॉन जीरो होनी चाहिए, और इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रही है, ए वी इक्वल टू लैम्डा वी तो होगा ही। तो हमें यहाँ से क्या मिल गए, नॉन जीरो, नॉन जीरो को छोड़ देते हैं बिकॉज आइगन वेक्टर की कंडीशन में वो इंक्लूड हो गया। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, नंबर ऑफ एल आई आइगन वेक्टर मिल जाएगा अगर हमें नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई पता चल जाए। तो हम बोल सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है लैम्डा की, वो किसके बराबर हो जाती है, नलिटी के बराबर हो जाती है ए माइनस लैम्डा आई की। ध्यान रखना, ए माइनस लैम्डा आई की नलिटी, ए की नलिटी नहीं। ठीक है, ओके। तो अब हम बात किसकी करनी पड़ेगी, सीपी माइनस लैम्डा आई की, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चाहिए लैम्डा की, जो कि किसकी आइगन वैल्यू है, सीपी की आइगन वैल्यू है। तो अभी मुझे क्या चाहिएगा, नलिटी चाहिएगी, किसकी चाहिएगी, सीपी माइनस लैम्डा आई की नलिटी अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे क्या पता चल जाएगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पता चल जाएगी एक आइगन वैल्यू लैम्डा की, जो किसकी आइगन वैल्यू है, सीपी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है। या फिर हम बोल सकते हैं ये जो लैम्डा होगी वो रूट बनेगी किसका, पी एक्स का रूट बनेगी, जो इसके कोरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, यहाँ तक बात। क्या ढूंढना है, नलिटी ढूंढनी है, कैसे मिलेगी, ओके। तो हमारे पास होता है रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास सपोज एक मैट्रिक्स ए है तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए। ठीक है, रैंक ऑफ ए क्या होता है, ए का जो कॉलम स्पेस है उसका डायमेंशन या फिर रो स्पेस का डायमेंशन। ठीक है, नलिटी ऑफ ए क्या होगा, वो सारे वेक्टर्स पहले हम निकालेंगे जो जिनको ए जीरो पर मैप कर रहा है, फिर हम वो वेक्टर स्पेस बनाएगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नल स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए। ठीक है, और उसका जो डायमेंशन है उसको हम क्या बोलेंगे, नलिटी बोलेंगे। अभी अभी डिफाइन किया नलिटी मैंने, क्या होगा, नल स्पेस ऑफ ए का जो डायमेंशन होगा वो हमारा क्या हो जाता है, नलिटी हो जाता है। नल स्पेस ऑफ ए मतलब ऑल दोज वेक्टर वी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू
0। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होगा मैट्रिक्स ए के लिए। तो ए हमारी सपोज n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो ये हमारा n के बराबर हो जाएगा। रैंक ऑफ ए प्लस नल स्पेस नलिटी ऑफ ए किसके बराबर हो जाता है, n के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर लगाइए, हमारी जो सीपी है वो कितने की है, n क्रॉस n की है, उसमें से माइनस किया लैम्डा आई एन, ठीक है, n क्रॉस n। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये भी n क्रॉस n की बनेगी। ठीक है, मैट्रिक्स इसको जब हम माइनस करते हैं तो सेम साइज की आती है, n क्रॉस n की आएगी। ठीक है, तो इसके लिए भी हम ये रिजल्ट ट्रू होगा। ये रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, रैंक ऑफ सीपी माइनस लैम्डा आई एन प्लस नलिटी ऑफ सीपी माइनस लैम्डा आई एन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा। यहां तक बात सही है, हाँ ठीक है, क्लियर है इतनी बात तो। अब मुझे ये बताओ कि मुझे रैंक के बारे में नहीं पता, मुझे सीपी की रैंक के बारे में पता है, मुझे सीपी माइनस लैम्डा आई एन की रैंक के बारे में नहीं पता है, सही बात है। मुझे नलिटी के बारे में भी नहीं पता, तो क्या फायदा हुआ, पता तो नहीं है पर क्या निकाल सकते हैं। रैंक ऑफ सीपी माइनस लैम्डा आई एन, क्या तुम सोच सकते हो क्या होगा, थोड़ा बना के देख लो। सीपी माइनस लैम्डा आई एन कैसा दिखेगा, माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 माइनस लैम्डा 0 1 ऐसा करके दिखेगा। इधर 0 0 0 माइनस सी नॉट माइनस सी 1 माइनस सी 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 0 0 1 माइनस सी एन माइनस 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा। ठीक है ना, ऐसी ही मैट्रिक्स दिखेगी हमारे पास। इसकी हमें क्या पता लगानी है, रैंक पता लगानी है। तो रैंक हमें कैसे पता चलेगी, रैंक या तो हम देख ले कि इसमें हमें कोई एल आई रोज दिख रही हैं, एल आई कॉलम दिख रहे हैं मैक्सिमम n, ठीक है, या फिर हमें डिटर्मिनेंट अगर हम निकाल पाए तो उससे हमें पता चल जाएगा कि रैंक कितनी पॉसिबल है। ठीक है, तो बताओ रैंक क्या पॉसिबल है इसकी, या फिर अगर तुम्हें याद हो a माइनस बी का कोई रैंक का फॉर्मूला है, कोई इनइक्वालिटी अगर हमारे पास है तो बताओ। देखो ध्यान से, कुछ दिख रहा है, तो यहां पर ये देखो, अगर मैं ये मैट्रिक्स लूं, ये इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा n माइनस 1 क्रॉस n माइनस 1, सही है, राइट। हमने एक रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया। अब ये जो मैट्रिक्स बनी, क्या ये अपर ट्रायंगुलर है, बिल्कुल है, अपर ट्रायंगुलर, जी बिल्कुल है। अपर ट्रायंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 है। ठीक है, ये जो 1 वाला था ये सब डायगोनल था, किसमें, n क्रॉस n में। लेकिन जैसे ही मैंने n-1 की सब मैट्रिक्स बनाई, ये क्या बन गया, डायगोनल बन गया। तो डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 है। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है इस n-1 क्रॉस n-1 का, वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें भी, सीपी में भी ऐसे ही देखा था, पर यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल है। इसका डिटर्मिनेंट 1 आ जाएगा, मतलब कि हमारे पास एक n-1 क्रॉस n-1 की सब मैट्रिक्स मिल रही है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो रैंक के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी कि रैंक उसकी n-1 से तो बड़ी ही होगी, n-1 या n-1 से बड़ी ही होगी। सही बात है, जैसे हमने सीपी की रैंक देखी थी वैसे ही बेसिक डेफिनेशन ऑफ रैंक से आया हमारे पास। ओके, तो रैंक के लिए हमारे पास कंडीशन आ गई, यहां से रैंक निकाल लेते। रैंक क्या आ जाएगी, सीपी माइनस लैम्डा आई एन किसके बराबर आ जाएगी, n माइनस नलिटी ऑफ सीपी माइनस लैम्डा आई एन के बराबर आ जाएगी। ठीक है, हमने बोला कि रैंक जो है आपकी n-1 से बराबर होगी या बड़ी होगी, यानी कि n माइनस नलिटी ऑफ सीपी माइनस लैम्डा आई आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू n-1 हो जाएगा। यहां से नलिटी के बारे में आप क्या बोल सकते हो कि नलिटी आपकी क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। सही है, इसका मतलब नलिटी या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि लैम्डा आइगन वैल्यू है, लैम्डा रूट बनी है इसकी, हम बोल रहे हैं कि लैम्डा आइगन वैल्यू है, तो लैम्डा आइगन वैल्यू कब बनेगी, मतलब एक वेक्टर तो मिल रहा होगा तभी आइगन वैल्यू बनेगी, वरना तो आइगन वैल्यू ही नहीं बनती। आइगन वैल्यू की डेफिनेशन जब लिखते हो आप, तो आपके पास क्या बोलते हो कि हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा हो सच दैट a इज इक्वल टू लैम्डा v, देन लैम्डा हमारा आइगन वैल्यू बन जाता है। ठीक है, तो अगर लैम्डा आइगन वैल्यू बन रहा है तो एक आइगन वेक्टर तो कंफर्म कर रहा है ना, तो यहाँ पर 0 तो हो नहीं सकता अगर हम बोल रहे हैं कि लैम्डा आइगन वैल्यू है। तो मतलब द ओनली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी कि नलिटी ऑफ सीपी माइनस लैम्डा आई क्या होगा, 1 होगा। और जैसे ही नलिटी मिली हमें क्या मिल गया, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमेशा किसी भी आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कंपेनियन मैट्रिक्स में हमेशा क्या होती है, 1 ही होती है, 1 से ज्यादा हो नहीं सकती। ठीक है, अब यहाँ से हमने फिक्स कर दिया कि जीएम 1 होगी। डायगोनलाइजेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होती है कि किसी भी आइगन वैल्यू लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग जो जीएम है आपका वो एएम के बराबर होना चाहिए, मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी के बराबर होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी, वरना मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती। ठीक है, सही बात है।
हम बोल रहे हैं कि भाई ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी तो 1 ही हो सकती है, 1 से ऊपर बढ़ ही नहीं सकती। तो अगर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाती है किसी भी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर बात है। इसीलिए हमारी देखो प्रॉपर्टी 6 आई कि अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, पी लैम्डा के डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, मतलब सारी आइगन वैल्यू क्या आ रही है, डिस्टिंक्ट आ रही है, मतलब सभी आइगन वैल्यूज की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो क्योंकि ये कंपेनियन मैट्रिक्स है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 तो हम कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारी जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल हो जाती है। अगर हमारी डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं आ रहे हैं, कोई भी रिपीटेड रूट आ रहा है, तो वहां पर आपकी कंपेनियन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं बन सकती। सही है, क्लियर है, समझ आ गई प्रॉपर्टी 6 है। और पीछे जो हमने छोड़ा था वो भी आई होप अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9 कह रही है कि जीएम ऑफ ईच आइगन वैल्यू इज 1। ये हमने देखा, इसलिए जो जॉर्डन ब्लॉक होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू, वो हमारा क्या बनेगा, एक ही जॉर्डन ब्लॉक होगा। ठीक है, तो सीपी की जब आप मैट्रिक्स बनाओगे तो उसमें हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही जॉर्डन ब्लॉक होगा। ये हमने डिस्कस कर लिया था जब हमने बोला कि सीपी हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल के बराबर होगा। वहां पर हमने देखा कि पावर सेम रह रही है, पावर सेम रह रही है मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कोई और जॉर्डन ब्लॉक आया होगा, पूरा का पूरा उसी को जॉर्डन ब्लॉक बनना पड़ेगा, R1 क्रॉस R1 का ही जॉर्डन ब्लॉक बनना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही जॉर्डन ब्लॉक हो सकता है, किसमें, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में किसी भी कंपेनियन मैट्रिक्स के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, जो कंपेनियन मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, साइक्लिक मैट्रिक्स होती है। अब साइक्लिक मैट्रिक्स क्या होता है, साइक्लिक मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर एक मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, सपोज ए इज अ मैट्रिक्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक वेक्टर वी मिल रहा है, नॉन जीरो वी, सच दैट वी, ए वी, ए स्क्वायर वी एंड सो ऑन ए रेज टू पावर एन माइनस वी, ये मेरा क्या बना दे रहा है, बेसिस बना दे रहा है किसकी ना, ए सपोज एन क्रॉस एन, तो ये हमारी बेसिस बना देगा वेक्टर स्पेस की, जो कि कंटेन कर रहा होगा वेक्टर्स किस साइज के, 1 क्रॉस एन के, गलत लिख दिया ना मैंने, n क्रॉस 1 के। ठीक है, दिस इज n क्रॉस n, दिस इज n क्रॉस 1, सो द आंसर विल बी n क्रॉस 1, राइट। ओके, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर किसी मैट्रिक्स A के जो n क्रॉस n की है, मान लीजिए इसकी एंट्रीज R से आ रही हैं, हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर V एग्जिस्ट कर रहा है n क्रॉस 1 का, मतलब कि एक कॉलम वेक्टर है, तो ये किससे बिलोंग करेगा, Rn से बिलोंग करेगा, सच दैट V, AV, A स्क्वायर V अप टू एंड सो ऑन A रेज टू पावर n माइनस V, n माइनस 1 इंटू V क्या बना रहा हो, बेसिस बना रहा हो, किसका, इस Rn का बेसिस बना रहा हो, तो हम बोल देते हैं तो जो मैट्रिक्स A है वो हमारी क्या है, साइक्लिक मैट्रिक्स है। तो कंपेनियन मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो वो एक साइक्लिक मैट्रिक्स बन जाती है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि उसके लिए एक वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होगा, सच दैट V, CV, CP स्क्वायर V, CP क्यूब V एंड सो ऑन CP n माइनस 1 V हमारा क्या बन रहा होगा, बेसिस बन रहा होगा वेक्टर स्पेस का। तो वो कौन सा वेक्टर है कंपेनियन मैट्रिक्स के लिए, तो अगर हम कंपेनियन मैट्रिक्स को देखेंगे तो जो E1 है ना, E1 बोले तो फर्स्ट पोजीशन पर 1, बाकी सब जगह 0, n क्रॉस 1 का वेक्टर है। हम CP लेकर चल रहे हैं किसकी, n क्रॉस n की मैट्रिक्स लेकर चल रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो देखिए सी E1 हो गया, CP E1 क्या बन जाएगा हमारे पास, ये चीज हमने डिस्कस की है कहीं तो, कि जब हम एक मैट्रिक्स को E1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फर्स्ट कॉलम मिल जाता है मैट्रिक्स का। तो CP का फर्स्ट कॉलम हमें कैसे दिख रहा था, 0 1 0 0 ऐसा दिख रहा था, ये क्या है, ये हमारा E2 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं CP स्क्वायर E1 करूं तो मतलब क्या किया, CP E1 पर दोबारा से CP ऑपरेट कर दिया आगे से। ठीक है, तो CP E1 इज E2, तो CP E2 हो गया। अब हमने E2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या दे देगा मुझे, सेकंड कॉलम दे देगा, किसका, CP का, किसका, CP का सेकंड कॉलम कैसे दिख रहा था, 0 0 1 0, ये क्या दिख रहा था, E3 दिख रहा था। तो ऐसे करके जब आप निकालोगे, V निकाला, V हमने E1 लिया तो CPV हमारा E2 आ गया, CP स्क्वायर भी हमारा E3 आ जाएगा, CP क्यूब भी आप निकालोगे तो आपके पास E4 आ जाएगा, और ऐसे करके आपके पास CP n माइनस 1, CP रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू भी आपका En आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड बेसिस बन गई किसकी, Rn की। ठीक है, तो हमारा यहाँ से रिजल्ट आता है कि जो कंपेनियन मैट्रिक्सेस हैं वो क्या होती हैं, साइक्लिक मैट्रिक्स होती हैं। और आप इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर कोई साइक्लिक मैट्रिक्स है तो वो किसी कंपेनियन मैट्रिक्स के सिमिलर होगी। ठीक है, ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होती है, एक पॉलिनोमियल के कॉरस्पॉन्डिंग बनाई जाती है, मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है अगर हमारे पास, तो उससे हम n क्रॉस n की कंपेनियन मैट्रिक्स बना सकते हैं। सब डायगोनल पर 1 रखना है और लास्ट कॉलम में आपको कोएफिशिएंट्स का नेगेटिव टाइम्स रखना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, सुपर डायगोनल पर 1 रख सकते हो और फिर आपको लास्ट रो में क्या करना पड़ेगा, माइनस टाइम्स का कोएफिशिएंट्स रखना पड़ेगा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ शुरू किससे होगा, माइनस सी नोट से होगा और खत्म कहाँ हो जाता है, माइनस सी एन माइनस वन पर हो जाता है। मोनिक था तो एक्स रेज टू पावर एन का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इंटरचेंज करते वक्त ध्यान रखिएगा, जो लास्ट होता है ये आपका एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन का कोएफिशिएंट होता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आया, अगर हम बात करें इसके डिटर्मिनेंट के बारे में, तो डिटर्मिनेंट हो जाता है माइनस वन रेज टू पावर एन सी नॉट। अगर हम बात करें ट्रेस की तो वो हो जाता है माइनस सी एन माइनस वन हो जाता है। अगर हम रैंक की बात करें तो वो या तो एन माइनस वन होती है या फिर एन हो सकती है। एन कब होती है, जब हमारा सी नॉट नॉन जीरो हो, और एन माइनस वन कब होगी, जब आपका सी नॉट जीरो हो। एन माइनस वन से कम कंपेनियन मैट्रिक्स की रैंक नहीं हो सकती है। उसके बाद हमने देखा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इस मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग, वो एक्जैक्टली उसी पॉलिनोमियल के बराबर बनता है जिस पॉलिनोमियल की कोरस्पॉन्डिंग हमने कंपेनियन मैट्रिक्स बनाई है। तो इस पॉलिनोमियल के ही रूट्स हमारे क्या बन जाते हैं, आइगन वैल्यूज बन जाते हैं। और अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की कोरस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू कंपेनियन मैट्रिक्स में, वो क्या होती है, हमेशा 1 होती है। 1 से बड़ी आपकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसी भी आइगन वैल्यू की नहीं हो सकती। तो यहीं से हमारे पास आया कि अगर हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसमें सारे के सारे जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, उसके सारे जो रूट्स हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, तभी हमारी कंपेनियन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी, वरना डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती। फिर हमने देखा कि सिंस हमने देखा कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 ही है, तो हर एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगी कंपेनियन मैट्रिक्स की, एक ही जॉर्डन ब्लॉक होता है। एक ही जॉर्डन ब्लॉक होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है और जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो दोनों कंपेनियन मैट्रिक्स के लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमारी कंपेनियन मैट्रिक्स है वो क्या होती है, साइक्लिक होती है। तो आई होप आपको ये सभी रिजल्ट क्लियर होंगे और ये आपको हेल्प कर रहे होंगे। अगर आपके लिए ये जो सीरीज थी मैट्रिसेस की ये हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।